Hello students, today we'll study a lesson in English of class 10th from Footprints Without Feet book, and it's your chapter number 6 from your Footprints Without Feet book, and its name is The Making of a Scientist, and it is written by Robert W. Peterson. So ये जो चैप्टर है इसका टाइटल यू कैन सी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. तो ये जो चैप्टर है ये एक साइंटिस्ट के ऊपर है जिसका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट. सो द स्टोरी इज़ अबाउट रिचर्ड एब्राइट हु ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया, USA. As he did not have much to do there, so he started collecting things, and it was his hobby. So he used to collect butterflies as a child in kindergarten. So let's read how this curious child who collected butterflies went on to become one of the greatest scientists of the world. ये स्टोरी रिचर्ड एब्राइट के बारे में है जो पेंसिल्वेनिया कि जो टाउन था रीडिंग वहाँ रहा करते थे और वहाँ पर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने स्टार्ट किया कलेक्टिंग थिंग्स को और ये उनकी हॉबी बन गया. उसके बाद उन्होंने बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करना शुरू किया और आगे चलकर जो उनकी ये हॉबी थी कि कलेक्टिंग बटरफ्लाइज़, उससे ये कैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो विद दिस बैकग्राउंड let's begin this chapter. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with the new theory on how cells work. कि 22 की एज में जो कि एक स्काउट था उस साल का, जो एक बहुत बड़ा स्काउट था जिसे कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा उस ईयर का हम कह सकते हैं स्काउट माना गया था, उसने एक नई थ्योरी बनाई. और वो थ्योरी क्या थी कि सेल्स जो होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से उनका वर्क होता है. रिचर्ड एच ब्राइट and his college roommate explained the theory in an article, The Proceedings of the National Academy of Science. कि रिचर्ड एच ब्राइट ने और उसके जितने भी रूममेट थे, उसके जो कॉलेज के अंदर जो रूममेट थे, उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया. और वो थ्योरी क्या थी, उन्होंने अपनी एक आर्टिकल के थ्रू दी थी जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. Journal here means a newspaper or a magazine. It was the first time means ये पहली बार था कि जो scientific journal, जो scientific जो magazine थी, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पहली बार उसको पब्लिश करवाया था. And in sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at a bat. So making the big leagues mean in a field of tough competition and high rewards. Clear? So यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स में ये क्या था कि एक 15 की एज में बड़े बड़े कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना और पहली ही बार के अंदर बैटिंग करते हुए फर्स्ट होम रन बनाने के ये बराबर था. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. String mean series. Okay, so यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट जो है उसके लिए क्या था कि उसके लिए जो साइंस है और जो हम दूसरे फील्ड की बात करें तो उसके अंदर जो सक्सेस थी, तो जो सक्सेस की एक जो लंबी सीरीज़ थी उसके अंदर ये उसकी पहली अचीवमेंट थी, ये उसकी पहली सफलता थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और उसकी जो ये अचीवमेंट, उसको जो ये सक्सेस हासिल हुई, ये कब से स्टार्ट हुई, जब से उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, जब उसका
कलेक्शन करना उसने स्टार्ट किया, तब से उसे जो है सक्सेस हासिल होना शुरू हो गई। An only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताया गया है कि रिचर्ड एब्राइट अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था और रीडिंग के नॉर्थ में जो पेंसिल्वेनिया है वहाँ पर ये ग्रू अप, ये बड़ा हुआ था और वहाँ पर इसके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। तो रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि मैंने डेफिनेटली वहाँ पर जो है मैं फुटबॉल या बेसबॉल अकेले तो नहीं खेल सकता था, क्योंकि वो वहाँ पे सिंगल थे, वहाँ पर उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पर ये कहते हैं कि जो चीज़ मैं कर सकता था, जो मेरे पास करने के लिए थी, वो क्या थी कि मैं वहाँ पर थिंग्स को कलेक्ट कर सकता था, मैं चीज़ों को कलेक्ट कर सकता था। सो ही डिड एंड ही डिड ही एवर, बिगनिंग इन किंडरगार्टन। Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins, and he became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. So here fossils means remains of an animal or a plant that have turned into rock. An astronomer means a scientist who studies heavenly bodies. And stargazing means doing a study of stars. सो रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा कि भी उन्हें चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए तो उन्होंने वैसा ही किया। एंड बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, कि जब वो किंडरगार्टन में थे तो उन्होंने बटरफ्लाइज को उसी डिटर्मिनेशन के साथ, जो उसने पहले जो वो जितना डिटरमाइंड था वैसे ही उसी डिटर्मिनेशन के साथ उसने उसको कलेक्ट करना शुरू किया, जैसा कि उसकी सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू देखा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है। उसने रॉक्स को, फॉसिल्स को और दूसरे कॉइन्स को भी इकट्ठा करना शुरू किया और जल्दी ही वो एक बहुत ही एक्साइटेड एस्ट्रोनॉमर बन गया। और कई बार तो वो पूरी रात क्या करता था, पूरी रात वो जो है स्टडी करता रहता था स्टार्स की। पूरी रात वो इसी में स्टडी करने में ही बिता देता था। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. So he took him on trips, bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. So here driving curiosity means strong urge to know. So इसमें बताया गया है कि जो रिचर्ड एब्राइट थे उनमें क्या था, उनमें स्ट्रॉन्ग माइंड तो, ब्राइट माइंड तो पहले से ही था। इसके साथ साथ उनमें और ज़्यादा जानने की जो डिज़ायर होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, वो भी साथ साथ में थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि उनके पास एक ऐसी माँ थी जो उनकी लर्निंग में जो उनका इंटरेस्ट था उसको हमेशा क्या करती थी, एनकरेज करती थी, उसे हमेशा मोटिवेट करती थी कि हाँ तुम्हें और ज़्यादा सीखना चाहिए। और इसके लिए वो उसकी बहुत तरीके से हेल्प करती थी। वो उसे ट्रिप्स पर लेकर जाती थी, उसे बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो उसे ख़रीद कर ला कर देती थी एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज़, और उसकी इस तरीके से कई चीज़ों में उसकी मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उसकी माँ क्या कहती हैं कि मैं ही उसकी एक इकलौती कंपेनियन थी जब तक वो स्कूल नहीं जाने लगा था। एंड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट
We just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. तो यहाँ पे उसकी माँ बताती है रिचर्ड ब्राइट के बारे में कि जब वो स्कूल नहीं जाता था तो उसकी माँ ही उसकी एक कंपेनियन थी, उसकी फ्रेंड थी। और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लग गया तो वो क्या करती थी, वो उसके लिए उसके फ्रेंड्स घर पर ही लेकर आती थी और रात में वो सारी चीज़ें क्या करते थे, टुगेदर, इकट्ठा वो सारा काम करते थे। और फिर वो बताती है कि जब वो थर्ड ग्रेड में था तो उसके फादर की डेथ के बाद जो रिचर्ड एब्राइट थे वो ही उसकी पूरी लाइफ थी, यानी वो उसी के साथ ही अपना पूरा जो टाइम है वो स्पेंड क्या करती थी। उसके फादर के जाने के बाद रिची को ही उसने अपनी लाइफ बना लिया था। She and her son spent almost every evening at the dining room table, and if he did not have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. Physical work means of body. तो वो कहती है कि वो और उसका जो बेटा है, उसका जो सन है, वो लगभग हर इवनिंग में डाइनिंग रूम की मेज़ पे बैठकर बातें करने में स्पेंड किया करते थे। और अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था, कोई चीज़ें नहीं होती थी करने के लिए, तो वो उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखती थी, कोई ना कोई काम उसके लिए बना देती थी। वो क्या होता था, फिज़िकल वर्क वाला काम नहीं होता था, लेकिन लर्निंग वर्क, लर्निंग थिंग्स, कि उसे कोई ना कोई उसे सीखने को मिले, ऐसा काम वो उसके लिए ढूंढ कर रखती थी। सो हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट एंड ही वांटेड टू लर्न। उसकी माँ कहती है कि उसे ये अच्छा लगता था और वो ये सारी चीज़ें सीखना भी चाहता था, यानी कि वो किसी तरह का बर्डन फील नहीं करता था, किसी तरह से स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. कि उसकी माँ कहती है कि उसने सीखा भी, जो मैंने काम उसको करने के लिए दे कि जिससे वो उसकी लर्निंग बढ़ सके, तो वो काम उसने सीखे भी। और इसके बाद उसे क्या है, उसे स्कूल में टॉप ग्रेड्स मिले। वो टॉप ग्रेड्स जो है सबसे ऊपर होना चाहता था, सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, कि अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो वो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें वो दूसरे जो चाइल्ड होते हैं, दूसरे जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हीं बच्चों के जैसे ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, Albright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Okay. So उसकी माँ कहती है कि उस टाइम तक जब उसने आसपास उसके जो होम टाउन के आसपास जितनी भी पाई जाने वाली जितनी भी जो बटरफ्लाइज हैं या उसकी जितनी भी 25 स्पीसीज़ की बात करें, तो उसको जो उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम वो कौन सी ग्रेड में था, वो केवल सेकंड ग्रेड में था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. So here migrate means to move from one place to another according to the season. So यहाँ पे रिचर्ड ब्राइट कहते हैं कि वो दिन शायद मेरे लिए क्या होता, जो मैं बटरफ्लाइज का जो कलेक्शन करने का जो मैं काम करता था, शायद ये उसका दी एंड होता। फिर वो कहते हैं लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बाद मेरी जो माँ है वो मेरे लिए जो चिल्ड्रन की जो बुक है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, जो कि बटरफ्लाइज के बारे में थी, मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में वो बुक मेरे लिए लेकर आई, जिसमें बताया गया था कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो अमेरिका में क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जिसने क्या किया, जो कि एक नया
एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड यंग कलेक्टर जो था, उसके लिए साइंस का जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है, उसका जो दरवाज़ा है वो उसके लिए खोल दिया। यानी अब वो नई नई डिस्कवरीज, नई नई बटरफ्लाइज का कलेक्शन करना उसने शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द बुक, At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. कि जो बुक जो कि थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, उसके एंड में क्या दिया गया था कि उसके एंड में जितने भी रीडर्स थे उनको जो बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन था उसकी स्टडी के लिए, उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए इनवाइट किया गया था कि भाई आप अपने ओपिनियन इसमें दे सकते हैं। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. उन्हें क्या कहा गया कि उन्हें टैग लगाने के लिए कहा गया बटरफ्लाइज के ऊपर, जो कनाडा जो कि हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के जो डॉक्टर फ्रेडरिक यूकहार्ट थे, उनके रिसर्च कार्य के लिए, उनके रिसर्च वर्क के लिए बटरफ्लाइज पर लेबल लगाने के लिए उन्हें बोला गया, उन्हें कहा गया। तो रिचर्ड एब्राइट की जो मदर है उन्हें डॉक्टर यूकहार्ट को एक लेटर लिखा और उन्हें कहा कि वो जल्दी जो है एब्राइट को मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं उनके ऊपर जो है, उनके विंग्स पर जो चिपकने वाले जो कि लाइट जो लेबल होते हैं वो लगाना वो शुरू कर देगा। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. कि कोई भी एक ऐसा जिसको टैग लगी हुई कोई भी बटरफ्लाई मिलती थी तो उसको ये कहा जाता था, उसे ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि वो ये लेबल किसको भेजे, वो लेबल जो है डॉक्टर यूकहार्ट को भेज दे। सो बेटा ये था आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम।